जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाफ एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है mv², दूसरा ऑप्शन है mv, तीसरा ऑप्शन है हाफ mv और चौथा ऑप्शन है mv²। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका द्रव्यमान हाफ एम है, साथ ही साथ उसका वेग कितना है तो 2v है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका संवेग क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि P इक्वल टू फार्मूला होता है, संवेग इक्वल टू फार्मूला होता है mv, जहाँ पे m क्या है आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है वस्तु का वेग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हाफ एम, वेग कितना दिया हुआ है 2v दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे गुरुजी ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, तो हम कहेंगे mv बच जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो वस्तु जिसका द्रव्यमान हाफ m है और वेग 2v है उसका संवेग क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका संवेग mv होगा। तो आप देख लीजिए कि mv आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ये हमारे दूसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वस्तु के संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और संवेग जो होता है वो आपका कौन सा राशि होता है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा 100 से संवेग होता है और 100 से सदिश होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवेग कौन सा राशि है तो आप कहेंगे सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि संवेग का फॉर्मूला भी mv ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि मास का यूनिट kg होगा और वेलोसिटी का यूनिट हम लोग मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संवेग का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है चारा, दूसरा ऑप्शन है फुनेरिया, तीसरा ऑप्शन है मार्सिलिया और चौथा ऑप्शन है देवदार। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों पौधे में से किस में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये आवरण रहित बीज का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, जहाँ पे भी आवरण रहित बीज लिखा हुआ मिलेगा आप सभी क्या समझेंगे, वैसा बीज जिसके ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है, यानी कि कोई लेयर नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, आवरण रहित बीज बोला जाता है। तो जहाँ पे भी आवरण रहित बीज लिखा हुआ मिले आप सभी सीधे सीधे क्या समझेंगे, ये वैसा बीज होगा जिसके ऊपर में कोई लेयर नहीं होगा, यानी कि कोई आवरण नहीं होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी जब बीज के ऊपर में कोई लेयर या आवरण नहीं होगा तब तो वो नग्न अवस्था में होगा, और बिल्कुल सर मेरे मित्र आवरण रहित बीज को ही हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग नग्न बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीज कहते हैं। और अब आप सबों को आइडिया लग रहा होगा, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जिम्नोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होते हैं उन सभी के बीज के ऊपर में कोई लेयर नहीं होता है, यानी कि कोई आवरण नहीं होता है, और इसीलिए जिम्नोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, नग्न बीजी पौधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नग्न बीजी पौधा बोला जाता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि जो साइकस है और साथ ही साथ जो पाइनस है और साथ ही साथ जो देवदार है, इन सभी का बीज कैसा होता है, तो आप कहते हैं आवरण रहित होता है, यानी कि नग्न होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आवरण रहित बीज का मतलब हो गया नग्न बीज, और जिम्नोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होते हैं उन सभी के बीज के ऊपर में कोई लेयर नहीं होता है, इसलिए इसको नग्न बीजी बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल साइकस है, पाइनस है, देवदार है।
आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन डी में देवदार दिया हुआ है, तो आपके इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र एक खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म समूह के जो पौधे होंगे उसका जो बीज होगा वो फलों के भीतर नहीं बनता है। क्या होता है? फलों के बाहर बनता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होते हैं या जितने भी नग्न बीजी पौधे होते हैं उन सभी का बीज फलों के भीतर नहीं बनता है। कहाँ बनता है? तो फलों के बाहर बनता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आपने जिम्नोस्पर्म डिस्कस किया है तो हमारे माइंड में एंजियोस्पर्म भी चल रहा है। तो भाई मेरे परेशान नहीं होना है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि गुरुजी ये नग्न बीजी होता है। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। एंजियोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होंगे, एंजियोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होंगे, इन सभी के बीज के ऊपर में क्या होगा? आवरण होगा। क्या होगा? आवरण होगा, यानी कि लेयर होगा। और सबसे खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म समूह के जितने भी पौधे होंगे उन सभी का बीज कहाँ पे बनेगा? फलों के भीतर बनेगा। इसका जस्ट उल्टा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जहां भी जिम्नोस्पर्म की बात की जाएगी हम कहेंगे इसका बीज नग्न होगा, जबकि एंजियोस्पर्म का बीज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका जो बीज होगा वो ढका हुआ होगा, यानी कि इसके बीज के ऊपर में क्या होगा? लेयर होगा, आवरण होगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग एंजियोस्पर्म समूह के पौधे के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर बहुत सारा पौधा है जो एंजियोस्पर्म समूह से बिलोंग करता है, जैसे कि आपका आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे गुरुजी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि एंजियोस्पर्म जो है वो पादप का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। ये चीज़ भी आप नोट कर लेंगे कि एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? तो पादप का सबसे बड़ा समूह बोला जाता है। पादप का सबसे बड़ा समूह बोला जाता है। और हमारे उपयोग की जितनी भी चीज़ें होती है वे सभी के सभी लगभग में एंजियोस्पर्म से पूरी हो जाती है। हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट में जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो लगभग में एंजियोस्पर्म समूह के पौधे से पूर्ति हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि एंजियोस्पर्म पादप का सबसे बड़ा समूह बोला जाता है। और इसका जो बीज होता है उसमें क्या होता है? आवरण होता है, यानी कि ढका होता है। और इस समूह के जितने भी पौधे होते हैं उन सभी का बीज जो है वो फलों के भीतर बनता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बताओ कि हमारे पहले ऑप्शन में जो चारा दिया हुआ है ये किस समूह का पौधा है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग कारा भी बोलते हैं। और ये आपका किस समूह का पौधा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये आपका थैलोफाइटा समूह का पौधा है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो फुनेरिया भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फुनेरिया जो है वो आपका किस समूह का पौधा है? तो आप सभी याद रखेंगे ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। किस समूह का पौधा है? ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में मार्सिलिया भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र स्टार मार्क दे करके आप ये भी लिख लेंगे कि मार्सिलिया जो है ये आपका टेरिडोफाइटा ग्रुप का पौधा है। मार्सिलिया क्या है? टेरिडोफाइटा ग्रुप का पौधा है। ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केंसिया की बात की जाएगी तब वो आपका किस ग्रुप का प्लांट कहलाएगा? तो ब्रायोफाइटा का। लेकिन जब मार्सिलिया बोला जाएगा तब जो है वो टेरिडोफाइटा समूह का पौधा हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? साइकस, पाइनस और देवदार। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आम, लीची, कटहल एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मार्सिलिया आपका टेरिडोफाइटा समूह से बिलोंग करता है, फुनेरिया ब्रायोफाइटा समूह से और कारा आपका थैलोफाइटा समूह से। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 1 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1/2 ओम और आपका चौथा ऑप्शन है 5 ओम। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और इसके पास क्या है? तो 5 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? 5 प्रतिरोध है। और पांचों प्रतिरोध का वैल्यू कितना है? 1/5 ओम है।
तो मान लेते हैं इसके पास जो 5 प्रतिरोध है उसमें एक है आपका R1, दूसरा है R2 और तीसरा है आपका R3 और चौथा है R4 और पांचवा है आपका R5। और इन पांचों प्रतिरोध का वैल्यू क्या है? तो गुरुजी सब का वैल्यू 1/5 ओम है। सब का वैल्यू कितना है? 1/5 ओम है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो इस व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, अगर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो अधिकतम प्रतिरोध का मान कितना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो अधिकतम प्रतिरोध की बात की जा रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे? तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ये 2 पॉइंट कंसेप्ट के रूप में ध्यान में रखेंगे। जहाँ पे भी बात की जाएगी किसकी? अधिकतम प्रतिरोध की। जहाँ पे भी किसकी बात की जाएगी? अधिकतम प्रतिरोध की। तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे भी बात की जाएगी न्यूनतम प्रतिरोध की, किसकी बात की जाएगी? न्यूनतम प्रतिरोध की। तो जितने भी प्रतिरोध दिए हुए रहेंगे उन सभी को आप किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट कर लेंगे कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा, तब जो हमारा टोटल प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा, अधिकतम मान होगा। और जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब जो हमारा टोटल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो वो सर न्यूनतम वैल्यू होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू होगा। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जब हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी RS इक्वल टू हो जाता है R1 + R2 + R3 और सो ऑन, यानी कि जितना प्रतिरोध होगा उन सबको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ते चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हम लोग 1/Rp इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसको हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे बात की जा रही है कि इन पांचों प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो अधिकतम प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो लीजिए हम लोग यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 2 2 4, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1/5। 5 को प्रतिरोध था, जोड़ दिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सब का हर जो है वो बराबर है, तो हमको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/5, कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 ओम हो जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति के पास जो 5 प्रतिरोध है और प्रत्येक का वैल्यू 1/5 ओम है, इन सभी को जोड़ करके अगर अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाए तो अधिकतम प्रतिरोध कितना आएगा? आप कहेंगे 1 ओम आएगा। कितना आएगा? 1 ओम आएगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में 1 ओम दिया हुआ है, तो बिल्कुल सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है चीनी का घोल, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है दूध, चौथा ऑप्शन है आपका वायु। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि प्योर सब्सटेंस है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे मित्र यहाँ भी फंसते हैं, तो आप सबों को फंसना नहीं है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, इसका अपना एक क्राइटेरिया होता है। प्योर सब्सटेंस बोले तो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस जहाँ भी बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। और साथ ही जब इम्प्योर सब्सटेंस की बात की जाएगी तो इम्प्योर सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर आपके पास दूध का 2 गिलास है। दूध का कितना गिलास है? 2 गिलास है। एक में क्या है सर? तो एक में पानी मिला हुआ है, एक में क्या है? पानी मिला हुआ है, और दूसरे में क्या है सर? तो पानी नहीं मिला हुआ है। दूसरे में क्या है सर? पानी नहीं मिला हुआ है। तो आप ये बताओ कि इसमें शुद्ध दूध आपका कौन सा होगा?
आप कहेंगे सर जिसमें पानी नहीं मिला होगा वो हमारा क्या होगा, शुद्ध दूध होगा। क्या होगा हमारा, शुद्ध दूध होगा। जबकि इसमें अगर पानी मिला हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, दूध प्लस पानी का मिश्रण हो जाएगा। मेरे मित्र समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस दूध में पानी नहीं मिला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध के ही कण होंगे, और जिस दूध में आपका पानी मिला हुआ है उसमें क्या होगा, दूध और पानी दोनों के कण होंगे। क्या होगा, दूध और पानी दोनों के कण होंगे। मैं आपको क्या समझाना चाहता था, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि वैसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण मौजूद हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण मौजूद हो उसको क्या बोला जाएगा, सर शुद्ध पदार्थ बोला जाएगा। जैसे जिस दूध में पानी नहीं मिला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध का ही कण है, इसीलिए आपने उसको क्या बोला, शुद्ध दूध बोल दिया। लेकिन जिसमें पानी मिला हुआ है आपने क्या कहा कि सर ये तो दूध और पानी का मिश्रण हो गया। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप अशुद्ध पदार्थ को भी डिफाइन कर सकते हो कि वैसा पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में जब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। इसमें क्या होंगे, एक ही प्रकार के कण होंगे। और जब हम लोग अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें विभिन्न प्रकार के कण होंगे। क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के कण होंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी चलो इसको तो हमने समझ लिया कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, लेकिन ये बताओ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो सर एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट होता है। और साथ ही साथ जो कंपाउंड है वो भी क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जबकि जब हम लोग बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की तो जो आपका मिश्रण होता है या फिर जो विलयन होता है ये क्या कहलाते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आप हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रख लेंगे कि शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक को बोला जाता है, जबकि अशुद्ध पदार्थ मिश्रण और विलयन को बोला जाता है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, तो सर पहला ऑप्शन है चीनी का घोल। पहला ऑप्शन क्या है, चीनी का घोल। तो मेरे मित्र चीनी के घोल की बात की जा रही है, मतलब चीनी और पानी दो वो होगा। चीनी और पानी क्या होगा, तो सर दोनों होगा। आप बताओ कि चीनी और पानी का मिश्रण शुद्ध पदार्थ होगा या अशुद्ध पदार्थ। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के कण होंगे और चीनी के घोल में चीनी और पानी दोनों का कण होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सर चला गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो गुरुजी दूसरा ऑप्शन है मीथेन। दूसरा ऑप्शन क्या है, मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम कहीं पे भी मीथेन लेंगे उसमें क्या होगा, तो सर मीथेन के ही कण होंगे, किसी और चीज के कण नहीं होंगे। ध्यान में रखिएगा, आप यहां पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। आपको ऐसे नहीं समझना है। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द कंपोजिशन ऑफ मीथेन, लेकिन जब आपका मीथेन बनेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन के ही कण होंगे। हाँ, इसमें अगर हम कुछ और मिक्स कर देंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। और ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो देखने से ही लग रहा है कि यौगिक है। तो बात तो आपका क्लियर है ना। पहले मैंने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक को बोलते हैं, तो मीथेन आपका एक यौगिक है, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी नेक्स्ट ऑप्शन है दूध। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग दूध की बात करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे। जब हम लोग दूध की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि दूध जो है वो कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है। और साथ ही साथ ये क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये इमल्सन का भी उदाहरण होता है, यानी कि पायस का भी उदाहरण होता है। और कोलाइडी क्या है, तो आप कहेंगे विलयन का प्रकार है, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, तो आप कहेंगे केमिस्ट्री के दृष्टिकोण में अशुद्ध पदार्थ होगा। तो दूध भी आपका क्या हो गया, आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी हमारा अशुद्ध पदार्थ हो गया। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो सर नेक्स्ट ऑप्शन है वायु। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस।
एयर क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मिश्रण क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ। तो वायु भी आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, उर्वरीकरण, परागन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि युग्मज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे मित्र, इसी को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि जाइगोट आपका कब बनता है? तो आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत बनता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार अपने सेशन में बताया है कि जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इसके रिजल्ट के रूप में हमको क्या देखने को मिलता है? आप कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मज देखने को मिलता है। मतलब सीधा तौर पे ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ स्पर्म और ओवम का मिलना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्पर्म और ओवम का एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होना। और जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होगा तो रिजल्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जाइगोट बनेगा, यानी कि युग्मज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन की चर्चा ही नहीं की गई है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उर्वरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरीकरण कहते हैं। और आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में उर्वरीकरण की चर्चा की गई है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। आप कहेंगे स्पर्म और ओवम डिफ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। स्पर्म और ओवम डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में या तो निषेचन या फिर उर्वरीकरण पढ़ा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में उर्वरीकरण लिखा हुआ है, तो भाई मेरे आपका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो प्रकाश संश्लेषण भी दिया हुआ है। तो नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जितने भी हरे पौधे होते हैं वे सब के सब अपना भोजन किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं? तो सर इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। मतलब साफ है कि पौधे में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, पौधे में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे पौधा का भोजन। तो चला ये बताओ कि पौधा का भोजन क्या होता है? रोटी होता है, दाल होता है, सब्जी होता है। आप कहेंगे सर कैसा बात कर रहे हैं? ग्लूकोज होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट बोले तो उप उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद क्या होता है? तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो स्वेद भी दिया हुआ है। तो स्वेद ग्रंथि होती है जिससे क्या निकलता है? सर पसीना निकलता है। आपका अगला ऑप्शन है परागन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग परागन की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। और ये भी क्या है? तो एक प्रकार का निषेचन का प्रक्रिया ही है, लेकिन ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परागन की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये आपको फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलती है। यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसी में से एक आपका जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो क्या है? पॉलिनेशन यानी कि परागन है। आप कहेंगे सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ एक्चुअली में परागन में होता क्या है?
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परागन के प्रक्रिया में क्या होता है कि अंदर यानी कि परागकोश में जो पॉलन ग्रेन होता है यानी कि जो परागकण होता है वो कहाँ पे आता है, तो स्टिग्मा पे आता है यानी कि वर्तिकाग्र पे आता है। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग पॉलिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना, वर्तिकाग्र के संपर्क में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी पॉलिनेशन कहलाता है यानी कि परागन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि परागकोश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में एंदर बोला जाता है। परागकण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन बोला जाता है। और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी पुष्पीय पौधों में एंदर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन यानी कि परागन कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। बताइए, हमको बताना पड़ेगा। आप सभी कहेंगे सर आंसर हमारे माइंड में आ गया है। तो आपके माइंड में अगर आंसर आ गया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है उभयचर और आपका चौथा ऑप्शन है मत्स्य। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं उन सभी का जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, यानी कि जो पक्षी वर्ग के प्राणी हैं वे सब के सब वार्म ब्लडेड क्या कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं। आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में तो सरीसृप रेप्टाइल्स भी दिया हुआ है, उभयचर भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मत्स्य भी दिया हुआ है, ये सब क्या होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सरीसृप की बात करते हैं तो इसको हम लोग रेंगने वाला जंतु बोलते हैं, यानी कि वैसा जंतु जो रेंग करके चलता है उसको रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, उसका जो शरीर का ब्लड होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में उभयचर भी दिया हुआ है, इसी को इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहता है। आप कहेंगे इसका ब्लड कैसा होता है, वार्म होता है या कोल्ड होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो एम्फीबियन होते हैं उसका भी ब्लड क्या होता है, तो सर ठंडा ही होता है, यानी कि ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और नेक्स्ट है आपका मत्स्य स्पीसीज, तो सर इसके अंतर्गत मछलियाँ आ जाती है और मछलियों का भी खून क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ठंडा ही होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पक्षी है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो एबीज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एबीज के अंतर्गत आता है। तो आप ये सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें पक्षी को छोड़ करके बाकी जो भी आपका उभयचर है, सरीसृप है और मत्स्य है, ये तीनों ही क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है। S = ut + ½ at², दूसरा ऑप्शन है u = v + at। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन ही गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2as = v² - u² और आपका चौथा ऑप्शन है v = u + at। मैंने कई बार पीछे के सेशन में ये बताया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात करी जाएगी किसकी, गति के समीकरण की, किसकी बात की जाएगी, गति के समीकरण की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी गति का समीकरण जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और अगर पूछा जाएगा कि गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि गैलीलियो के द्वारा जो गति के लिए समीकरण दिया गया था वो टोटल कितने थे, आप कहेंगे 3। कौन कौन सा, तो गुरुजी पहला v = u + at, दूसरा तो गुरुजी दूसरा s = ut + ½ at²,
और आपका तीसरा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये तीनों समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है। तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस क्या करना है, तो जो आपका समीकरण दिया गया है तो बराबर के इस साइड जो है भौतिक राशि उसको, और बराबर के इस साइड जो अंत में भौतिक राशि है उसको पकड़ लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपके एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गति का प्रथम समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अंतिम वेग समझते हैं। क्या समझते हैं, अंतिम वेग। अच्छा, अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, होता क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी होता तो वो वेग ही है। तो यहाँ पे आपका वेग हो गया बराबर के इस साइड। अब बराबर के इस साइड आएंगे तो सर लास्ट में क्या है, तो सर समय है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रख लेना कि गति का जो प्रथम समीकरण है वो वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच संबंध बताता है, वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध बताता है। और जो आपका गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करना है, तो सर यही प्रक्रिया करेंगे। क्या देख रहे हैं कि बराबर के इस साइड आपका s है। अच्छा, s जो है वो किसके लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी दूरी के लिए करते हैं, या फिर हम लोग स्थिति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, दूरी या फिर स्थिति। और इधर आपका क्या है, तो गुरुजी ये समय है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गति का जो दूसरा समीकरण है, जो गति का दूसरा समीकरण है वो दूरी और समय के बीच संबंध बताता है, दूरी और समय के बीच संबंध बताता है। या आप कहेंगे सर जब स्थिति बोलेंगे तो मेरे मित्र आप कह लेंगे कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तो क्वेश्चन आपसे जिस हिसाब से पूछा जाएगा, ऑप्शन में जो रहेगा आपका उसको आप टिक कर देंगे, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ भी हमको वही करना है। यहाँ पे वी स्क्वायर है, आप क्या कहेंगे, है तो सर अंतिम वेग, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे कि ये वेग है। और यहाँ पे s क्या है, आप कहेंगे सर अभी ना बताए हैं, या तो स्थिति समझ लीजिए या फिर दूरी समझ लीजिए। तो जो आपका गति का तीसरा समीकरण है वो किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो आप कहेंगे वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। किसके किसके बीच संबंध बताता है, वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। तो आप सभी अब आराम से कह सकते हैं कि पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, और आपका तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो आप बताइए कि वेग और समय में कौन सा समीकरण संबंध बता रहा है। आप कहेंगे सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर होगी w इंटू टी, डब्ल्यू प्लस टी, टी बटा डब्ल्यू और w बाई टी। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई एजेंट है जो कि t समय में, समय कितना है t, कितना कार्य कर रहा है, तो गुरुजी w कार्य कर रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसकी पावर क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य को W से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को T से। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी हो जाएगा। आप क्या कहिएगा, सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पितरस का स्राव होता है। ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है उदर और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। आप क्या कहेंगे, गुरुजी बचपन से पढ़ते आए हैं और अब तो हम लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि हमारे शरीर में जो पितरस निकलता है, हमारे शरीर में जो पितरस निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, ये कहाँ से निकलता है, तो आप कहते हैं यकृत यानी कि लीवर से निकलता है। मतलब ये हुआ कि पितरस जो है वो आपका स्रावित कहाँ से होता है, आप कहेंगे यकृत से होता है। ध्यान दीजिएगा,
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसी पितरस का संचयन कहाँ पे होता है, यानी कि इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, तब चला ध्यान में क्या रखना है, पित्ताशय ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पितरस यकृत से स्रावित होता है, जबकि स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, यानी कि गोल ब्लैडर में। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पितरस का स्राव होता है, आप कहेंगे यकृत से, और इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो छोटी आंत भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि छोटी आंत में क्या होता है, तो आप कहेंगे भोजन का पाचन होता है। पाचन ना कह सकते हैं, संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या हो जाता है, तो भोजन जो है आपका पूरी तरह से पच जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो उदर भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसका पूरा नाम उदर गुहा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, एक होता है आपका वक्ष गुहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग थोरैकिक कैविटी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये होता क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका छाती वाला हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर के इस तरह से ऊपर तक जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन है, इसको वक्ष गुहा बोला जाता है, यानी कि थोरैकिक कैविटी बोला जाता है। और छाती से नीचे का जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, उदर गुहा, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। हमेशा माइंड में रखेंगे कि जो चेस्ट वाला एरिया है ये पूरा क्या कहलाएगा, थोरैकिक कैविटी, और चेस्ट से नीचे का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा। तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक थोरैकिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो आपका वक्ष गुहा और उदर गुहा है, ये एक दूसरे से अलग किस चीज़ से होती है, तो आप सभी स्टार मार्क दे करके यहाँ पे लिख लेंगे सर कि उदर गुहा एवं वक्ष गुहा, उदर गुहा एवं वक्ष गुहा एक दूसरे से, उदर गुहा एवं वक्ष गुहा एक दूसरे से डायफ्राम से क्या होते हैं, अलग होते हैं। डायफ्राम से अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करता है, आप कहेंगे डायफ्राम। आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो अग्नाशय भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा। अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं, और इससे क्या निकलता है, तो गुरुजी इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशयी रस कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। बहुत सारे मित्र के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी इसको पूर्ण पाचक रस क्यों बोला जाता है। तो भाई मेरे आप ये बताओ कि आप जो खाना खाते हो उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या सब रहता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी क्या सब रहेगा, ये कोनो पूछने वाला बात है। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, और क्या होगा, तो गुरुजी प्रोटीन भी हो सकता है, और क्या होगा, आप कहेंगे फैट भी हो सकता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जनरली किसी भी भोजन का अगर हम लोग मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ जाता है। और ध्यान में रखिएगा ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन तीनों को पचाने का क्षमता कौन रखता है, पेनक्रियाटिक जूस रखता है। क्योंकि आपके भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी को पचाने का क्षमता पेनक्रियाटिक जूस रखता है। दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे अग्नाशय से ही होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय से ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है तांबे की छड़, और चौथा ऑप्शन है वायु। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है।
मेरे मित्र आप सभी जब पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी पदार्थ के कण के बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसी को क्या बोला जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ना मालूम। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ के कणों के बीच होता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच होता है। कोई भी आपसे पूछे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप के पदार्थ के कणों के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, आप कहेंगे ठोस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान में रखेंगे कि अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस से कम किस में होता है, ठोस से कम किस में होता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी द्रव में होता है। और अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है, सबसे कम बोले तो नगन, सबसे कम बोले तो नगन किस में होता है, आप सभी कहेंगे गैस में होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसमें जो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होगा वो क्या होगा, तो गुरुजी ठोस से कम होगा। तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकतम। आपका पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन है जल, आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है तांबे की छड़ और चौथा ऑप्शन है वायु, आप कहेंगे वायु तो सर गैस है। और वायु में पदार्थ के कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो बिल्कुल ही नग्न होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हम तांबे की छड़ की बात करेंगे तो तांबे की छड़ क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा और इसमें पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि धातुकर्म एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगने की, दूसरा ऑप्शन है अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, तीसरा ऑप्शन है अयस्क से धातुओं को निकालने की और चौथा ऑप्शन है तनुकरण करने की। आप सभी कहेंगे गुरुजी आंसर हमारे माइंड में आ गया है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी कई दफ़ा आप सबों ने स्टैटिक साइंस के रूप में इसको याद करा होगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है परागकण, तीसरा ऑप्शन है बीजाणु और चौथा ऑप्शन है आरएनए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि जब भी हमसे क्वेश्चन अनुवांशिक गुणों के वाहक करके पूछा जाता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक करके पूछा जाता है, तो हम सभी किसका नाम लेते हैं, डीएनए का नाम लेते हैं। और इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक्चुअली में क्या है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये, आनुवांशिक पदार्थ है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सर इसका मुख्य कार्य होता है कि माता पिता से संतान में आनुवांशिक गुणों को पहुंचाना। तो मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी डीएनए जो है वो एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जिसका मूल काम यानी कि इसका मेन फंक्शन आनुवांशिक गुणों को माता पिता से उसके संतान में पहुंचाने का होता है, तो हम ये तो आसानी से कह सकते हैं कि आनुवांशिक गुणों को संतान में पहुंचाने का कार्य या संतान में ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको आनुवांशिक गुणों का वाहक बोला जाता है। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। यानी कि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिकल होती है। क्या होती है, डबल हेलिकल होती है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में परागकण दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं।
कहेंगे सर ऑप्शन में बीजाणु भी दिया हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है सर, अंडाणु भी बोला जाता है। तो अंडाणु बोल लो, बीजाणु बोल लो, आप सभी समझ रहे होंगे। आप कहेंगे सर आरएनए भी दिया हुआ है, ये बताओ आरएनए क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका आरएनए है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ध्यान में रखिएगा कि आरएनए जो है ये प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, पहला होता है आपका mRNA, दूसरा आपका rRNA, और तीसरा आपका क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका tRNA। ध्यान में रखेंगे mRNA को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, rRNA को हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और tRNA को हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये क्या करता है, तो गुरुजी ये मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आरएनए की जो संरचना होती है वो कैसा होता है, तो आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल होता है। आरएनए की संरचना कैसा होता है, सिंगल हेलिकल, जबकि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिकल होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हल्का सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश समूह 18 के तत्व हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अल्कली धातुएं, दूसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट गैसें, तीसरा ऑप्शन है हैलोजन, और चौथा ऑप्शन है एल्कलाइन मृदा धातु। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन दिया हुआ है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल, और हम सबों को मालूम है कि ये वर्ग 1 का तत्व है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, या फिर आदर्श गैस कहते हैं, या फिर अक्रिय गैस कहते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ मिलता है, वर्ग 18 में मिलता है। तीसरा ऑप्शन है हेलोजन, क्या कहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हेलोजन बोला जाता है। कहाँ मिलता है सर, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में मिलता है। नेक्स्ट है एल्केलाइन मृदा धातु, क्या कहते हैं गुरुजी, ये जो एल्केलाइन मृदा धातु है ये आवर्त सारणी के वर्ग 2 में मिलता है। किस में मिलता है सर, वर्ग 2 में मिलता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश समूह 18 के तत्व हैं। आप क्या कहेंगे कि उत्कृष्ट गैस जो है वो समूह 18 के तत्व हैं। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। बताइए ना बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी ही बताएंगे नीचे कमेंट करके, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन है स्थिर रहती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग हैलोजन तत्व की बात करते हैं हम सभी क्या कहते हैं कि जो हमारा हैलोजन तत्व है वो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। और आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पहला जो हमारा हैलोजन तत्व है वो है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 की बात करें तो पहले फ्लोरीन मिलेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन मिलेगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोरीन से, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे आ रहे हैं, यानी कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सर जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया है कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आया जाए या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो क्या होता है, घटता है।
क्या होता है, घटता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो हम सभी क्या कहते हैं कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो आप कहेंगे बढ़ता है। तो मेरे मित्र, कंसेप्ट के रूप में आपको बस ये 2 पॉइंट माइंड में रखना है। क्या कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है, जबकि आवर्त सारणी में आवर्त में लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ आया जाएगा यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, आप कहेंगे घट जाएगा। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में कम हो जाती है लिखा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए, ये आपका 2 शिफ्ट में तो पीछे रिपीट हो चुका है और इस शिफ्ट में भी रिपीट किया गया है। सही आंसर क्या होगा सर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O(XH2O), दूसरा ऑप्शन है Fe2O3(XH2O), तीसरा ऑप्शन है FeO3(XH2O) और आपका चौथा ऑप्शन है Fe2OH(XH2O। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर आप ही ने तो कई बार बताया है पीछे के सेशन में कि जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग Fe2O3(XH2O) लिखते हैं। आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि Fe2O3(XH2O) जो है वो हमारे दूसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो 282 हो जाएगा। और ये क्या करेगा, तो आप कहेंगे ये बाह्यतम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका लॉस कर देगा, और जब मैग्नीशियम बाह्यतम कक्षा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तब ये क्या बना लेगा, Mg2+ बना लेगा। चूंकि आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर संयोजकता 2 हो जाएगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में +2 दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। G = 10 मीटर/सेकंड² लेना है। आप क्या कहेंगे, गुरुजी लगा दीजिए MGS फार्मूला, आ जाएगा हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी दिया हुआ है 20 केजी, और वस्तु को जमीन से कितना ऊपर उठाया जा रहा है, आप कहेंगे 2 मीटर। और फिर क्या कहा जा रहा है कि G का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर/सेकंड²। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते हैं सर mgh होता है। तो m कितना है 20, g कितना है 10, h कितना है, तो सर 2 है। तो 20 दाएँ 200 और 200 दूना कितना हो जाएगा 400, यानी कि कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 400 जूल हो जाएगा। तो सही आंसर आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है
आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है फ्यूमिंग अम्ल, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग एथेनोइक एसिड की बात करते हैं, जब हम लोग एथेनोइक एसिड की बात करते हैं, इसको हम लोग साधारणतः क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो कि हमको कहाँ पे मिलता है? सिरका में मिलता है, यानी कि विनेगर में मिलता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। और आप सभी कहते भी हैं कि एथेनोइक अम्ल को ही साधारणतः एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, और इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का सूत्र है, आप कहेंगे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, आप कहेंगे NaOH। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो अल्कोहल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी इसी को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो फ्यूमिंग एसिड दिया हुआ है, यानी कि फ्यूमिंग अम्ल भी दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, अम्ल को ही हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। और जब भी बात की जाएगी फ्यूमिंग एसिड की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो नाइट्रिक एसिड है और साथ ही साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको साधारणतः क्या बोला जाता है? तो आप कहिएगा फ्यूमिंग अम्ल बोला जाता है, यानी कि फ्यूमिंग एसिड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये धुंध का निर्माण करता है, यानी कि धुआं का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए, ना बनेगा? आप सबों ने कई दफ़ा याद किया होगा। सही आंसर क्या होगा आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है शीर्षलंब, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का आकार, चौथा ऑप्शन है गहराई। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है L/2 द्वारा, L/4 द्वारा, 2L द्वारा और L द्वारा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी तरंगदैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि दो कर्मागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को, दो कर्मागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि शीर्ष और गर्त की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, संपीड़न और विदलन की बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं, तो आप सबों को मालूम है कि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो शीर्ष और गर्त के रूप में एक जगह से दूसरी जगह गमन करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अनुप्रस्थ तरंग के गमन के लिए एक डायग्राम बनाना चाहें तो आप कहेंगे सर ये कुछ इस तरह से गमन करेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी ये शीर्ष हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग टर्फ कहते हैं, यानी कि गर्त कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मैंने तरंगदैर्घ्य के बारे में आपको क्या बताया कि दो कर्मागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो ध्यान देंगे कि आपका एक शीर्ष ये हो गया और इसका कर्मागत शीर्ष क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहा जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहा जाएगा। अब यहाँ पे गर्त है और यहाँ भी गर्त है, इस दोनों ही कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि दो कर्मिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो आपका दोनों शीर्ष है, इस दोनों ही शीर्ष के बीच की दूरी L है, इसके तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, आप क्या कहेंगे, L से ही व्यक्त करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहिए सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी, काला, नीला, हरा। बताइए ना बनेगा, मैंने 100 बार आप लोगों को बताया है, चाहे एसिड बेस इंडिकेटर वाला MCQ हो या फिर शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन हो, हर जगह पे मैंने आपको डिस्कस कराया है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया है कि जब भी बात करी जाएगी निष्क्रिय लिटमस विलयन की, निष्क्रिय लिटमस विलयन की, तो हम सभी क्या कहेंगे, निष्क्रिय लिटमस विलयन का जो कलर होता है वो बैगनी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्पल कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो लिटमस विलयन है ये लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है, और ये जो लाइकेन है ये किस ग्रुप का प्लांट है, तो आप कहते हैं थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।